Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third chapter of cost benefit analysis in project management. हमारे थर्ड चैप्टर का टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स फराहम करती है टू मेजर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स इन सीबीए, और विलिंगनेस टू पे मेजर करने के बहुत अच्छे टूल्स फराहम करती है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को यूज़ किया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं द साइंस और द स्टडी ऑफ assessing how individuals, households, and businesses make decisions about allocating scarce resources. जब लोग फैमिलीज, बिजनेसेस यानी छोटे बड़े सब बिजनेसेस, जब फैमिली या इंडिविजुअल कोई चीज़ खरीदता है किसी खास प्राइस पे, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके पास जो पैसे हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों पे लगाता है। इसी तरह बिजनेसेस जब प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ आपको फराहम करते हैं, तो उसका प्राइस से क्या ताल्लुक होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो उनके बिहेवियर्स कैसे चेंज होते हैं, कम होती है तो कैसे चेंज होते हैं। और अ, वैसे तो हम इसको जनरली सोच सकते हैं कि इंडिविजुअल के केस में ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको केले 100 रुपए दर्जन मिले तो आप कितने दर्जन लेंगे, 150 रुपए दर्जन मिले तो कितने दर्जन लेंगे वगैरह। लेकिन सीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलेक्टिव पूरी सोसाइटी की एक पिक्चर बनती है, जो कि इट इज़ काइंड ऑफ एन एवरेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का और सीबीए का आपस में क्या ताल्लुक है, और कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें वो फाउंडेशंस फराहम करती है जिससे हम सीबीए में मेजरमेंट्स को ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं जस्ट कवर करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, जो अनइनिशिएटेड हैं इकोनॉमिक थ्योरी में। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि इस कोर्स का कोई प्रीरेक नहीं है, लिहाजा थोड़ा सा सम इकोनॉमिक थ्योरी फॉर दोज हु हैवंट एवर गॉन थ्रू इकोनॉमिक्स। ये दो बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स की, एक को हम कहते हैं डिमांड कर्व और एक को सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व बेसिकली आपको ये बताता है कि कीमत मुख्तलिफ अगर आप अपनी चीज़ की लगाएंगे तो लोग आपसे फिर वो चीज़ कितनी खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल इस लेफ्ट साइड वाले कर्व को अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास एक कीमत, एक चीज़ है जिसकी कीमत 8 रुपए है, तो तकरीबन 50 यूनिट आपसे खरीदे जाएंगे। या इन अदर वर्ड्स, अगर कीमत 8 रुपए है तो एक इंडिविजुअल 50 आइटम वो खरीद लेगा। लेकिन अगर कीमत 6 रुपए है तो वो उसके तकरीबन 100 आइटम खरीद लेगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो जो कीमत कम हो रही है, उसकी विलिंगनेस टू पे फॉर लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स आती जा रही है। इसी तरह अगर 4 रुपए को देखें तो 4 रुपए के लिए वो 4 रुपए की जब कीमत होगी वो तो तकरीबन 165 आइटम खरीद लेगा। इसी तरह कीमत जब 2 रुपए होगी तो वो तकरीबन 300 आइटम खरीद लेगा। अब आप देख रहे हैं कि विलिंगनेस टू पे उसकी चेंज होती जा रही है जो जो आइटम्स का नंबर, आइटम्स की प्राइस कम होती जा रही है। अब ये तो आपके सामने एक कर्व लाइन बनी हुई ना, तो अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होती तो इसका मतलब है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप लीनियर होता। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं आपको क्या बता रहा है, बेसिकली वो आपको ये आपको ये चीज़ ये बता रही है कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, आप आपके दिल में जो उसकी यूटिलिटी है आपके दिमाग में वो कम होती जा रही है। यानी 2 केले जब तक आपने खाए थे तो आपको केले खाने की बहुत इफादियत लग रही थी, लेकिन जब आपने तीसरा खाया तो उस तीसरे की इफादियत तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगी। तो पहले 2 के तो आप 15-15 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन तीसरे के आपने कहा नहीं, मैं 10 रुपए दूंगा। इसी तरह चौथे के और कम दिए। तो इसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं द लॉ ऑफ मार्जिनल
यूटिलिटी या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यानी फॉर एवरी एडिशनल आइटम को इकोनॉमिक्स की जुबान में मार्जिनल कहते हैं। यानी चार आपने ले लिए, जो पांचवा है वो कितने का लेंगे? तो ये आप, ये टर्म इसको कहते हैं व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर आइटम। तो वो आपकी वक्त के साथ साथ या आइटम्स कंज्यूम करने के साथ साथ कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी विलिंगनेस टू पे फॉर एडिशनल आइटम्स कम होती चली जाती है। तो डिमांड कर्व्स कुछ इस तरह की चीज़ होती है। इसी के ऑपोजिट एक सप्लाई कर्व होता है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज विल बी सप्लाइड एट वेरियस प्राइसेस। यानी आप अ, एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप किस कीमत पे कितनी चीज़ें बेचेंगे? तो आप इस कर्व को ज़रा गौर से देखें, तो जो इसका, लेट मी ग्रैब द पेन, जो इसका 1 रुपए पे ये आपको बता रहा है कि ये सप्लायर आपको नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में ऑब्वियसली वो शायद उसकी कॉस्ट होगी, तो वो उस पर आपको कोई आइटम नहीं बेचेगा। लेकिन अगर इफ़ यू आर विलिंग टू पे 2 रुपीज़ फॉर, यानी प्राइस उसकी 2 रुपए तक जा रही है, तो वो आपको 50 आइटम बेचने को तैयार है। मैम सॉरी, तकरीबन 135 के करीब आइटम बेचने को तैयार है। इसी तरह आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे, यानी जो उसको प्राइस मिल रही है अगर वो बढ़ती जाएगी, तो अ, वो अब जितने आइटम वो बेच रहा है वो बढ़ाता चला जाएगा। अब ये भी जिस तरह पीछे हमने मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, तो यहाँ पे भी देयर इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें बढ़ा बेचते जाते हैं, तो आपको फ़ायदा होता जाता है, क्योंकि आप सीखते हैं, सस्ती बना सकते हैं। तो हर एडिशनल आइटम आपको सस्ता पड़ना शुरू होता है, तो आप क्वांटिटी फॉर प्राइस बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों? फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में एक वेटर है। तो दो लोग खाना खाने आए, दो, उस वेटर ने उनको हैंडल कर लिया, और उस अभी और भी कर सकता है। तीन आए, तो आपने ओवरऑल प्राइस और ड्रॉप कर दी, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, तो आपको, आप उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सस्ता बेच सकते हैं। तो करते करते फ़र्ज़ करें 6 लोग खाना खाने आ गए और वो वेटर हैंडल कर रहा है, तो आपने ओवरऑल खाने की प्राइस और कम कर दी। लेकिन एक इंसान एज अ वेटर, लेट्स अज्यूम कि सिर्फ 6 लोगों को हैंडल कर सकता है। तो जो ही सातवां गेस्ट आएगा, तो आपको एक और वेटर हायर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई एकदम। तो इस तरह फॉर एग्जांपल सातवें के लिए आपको एक अलग कमरा भी बनाना पड़ता है, जगह बैठने की कम हो गई। फॉर एग्जांपल आपको शेफ भी बढ़ाना पड़ रहा है, एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो रिटर्न्स होते हैं या आपको जो फायदे मिल रहे होते हैं बिजनेस करने के, क्वांटिटी बढ़ाने के, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इनको आप किसी भी केस में, आपका जो भी बिजनेस है या जो भी अ, आपकी जॉब है, आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका, आप एक ट्रकर हैं, आपके ट्रक में 100 आइटम रखने की जगह है। तो एक आइटम आपसे कोई भिजवाएगा तो आप उससे ज़्यादा पैसे लेंगे, 50 आइटम भिजवाएगा थोड़े कम, पर आइटम कम पैसे लेंगे। करते करते 100 तक आप उसको उसको पर आइटम कम कोट करेंगे। लेकिन जूं ही वो आपको कहेगा मैंने 110 आइटम भिजवाने हैं, तो आपको अब दूसरा ट्रक लाना पड़ेगा। तो फिर एकदम आप, यानी आपके जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी आप प्राइस जो कोट करेंगे वो फिर बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कर्व भी इसीलिए इट इज़ नॉट स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करता है। इन दोनों कर्व्स को अगर आप मिला लें, तो अ, ये वाला कर्व आपके सामने आता है, जिसको कहते हैं यानी ये सप्लाई और डिमांड कर्व एक ही ग्रिड पे बने हुए हैं। और ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है,
ये वाला, इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? बेसिकली होता क्या है कि अगर आप चीज़ महंगी बेच रहे हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर ये होता है कि वो कम खरीदना शुरू कर देता है। वो कम खरीदता है तो आप पे प्रेशर आता है कि आप प्राइस कम करें। पीछे हमने जो डिमांड और सप्लाई कर्व्स देखे थे, तो आप प्राइस नीचे लेके आना शुरू करते हैं। जब आप प्राइस नीचे लाना शुरू करते हैं तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो प्राइस के कम होने को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम होती रहती है। तो ये दोनों के बिहेवियर्स फिर बैलेंस होते हैं उस वक्त तक के जब तक कंज्यूमर्स कलेक्टिवली they purchase the exact quantity of goods or services being supplied by producers, and both the parties also agree on a single price per unit। यानी ये ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं होता कि नेगोशिएशंस में हो रहा था, ये मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर होता है। वो एक सर्टेन प्राइस पे सेटल हो जाती है। इसको इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि अगर कोई इसमें चेंज करता है चीज़, फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्राइस एकदम बढ़ा देता है, तो मार्केट उसको वापस लेके आती है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। इसी तरह अगर कोई कंज्यूमर है, वो कम बिड करता है किसी चीज़ के लिए, तो फिर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो मार्केट उसको पुश करती है कि वो एटलीस्ट उतना बिड करे कि जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस कर्व को हम आगे देखेंगे जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल हमारी कह लें कि प्री रेक नॉलेज जो अभी तक हमें मिल गई है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व और मार्केट इक्विलिब्रियम की, इट शुड बी इनफ के वी वी मूव ऑन टू द कंटेंट्स ऑफ आवर चैप्टर।